हेलो, आप सभी का इस क्लास में फिर से स्वागत है। अब हम वन यानी फॉरेस्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं। चलिए, इस फॉरेस्ट के व्यू को देखिए, इस पूरे वन के इस चित्र को देखिए, कितना सुंदर है, कितना सुहाना है ये। तो जैसा कि आपको पता ही है कि वन जो है, फॉरेस्ट जो है, वो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के विशिष्ट स्थल यानी हॉटस्पॉट्स है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज की संख्या जैव विविधता का एक आधार है। तो जंगल में कितने सारे, वनों में कितने सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, तो ये एक विशिष्ट स्थल है, हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का। अब विरासत में मिली जैव विविधता को संरक्षित यानी प्रिजर्व करने का प्रयास प्राकृतिक संरक्षण यानी कॉन्जर्वेशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। हम कॉन्जर्वेशन यानी प्राकृतिक संरक्षण की बात पिछले वीडियो में भी कर रहे थे और तब हमने यही कहा था कि कितना आवश्यक है हमारे लिए, और उनमें से एक आवश्यक चीज है कि जो बायोडाइवर्सिटी है यानी जैव विविधता है, उसको हम संरक्षित करें, उसको प्रिजर्व करें, क्योंकि वो हमें विरासत में मिली है और हमें आने वाली जनरेशन्स को विरासत में देनी है। तो ये एक मुख्य उद्देश्य है कॉन्जर्वेशन का। प्रयोगों और परिस्थिति के अध्ययन से हमें पता चलता है कि विविधता के नष्ट होने से पारिस्थितिक स्थायित्व यानी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी भी नष्ट हो जाती है। अब हम वन और उसके स्टेक होल्डर्स के बारे में जानते हैं, यानी वन के कौन कौन से दावेदार होते हैं। तो पहला तो वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। दूसरा, सरकार का वन विभाग, जिनके पास वनों का स्वामित्व होता है, यानी कि जो वन को कंट्रोल एंड नियंत्रण कर रहे होते हैं उसका, वे वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं, वो उन्हें ओन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनके हिस्से में वो आता है। तीसरा, उद्योगपति जो होते हैं यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो तेंदु पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक। अब तीसरे दावेदार होते हैं उद्योगपति यानी इंडस्ट्रियलिस्ट, जो तेंदु पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वे वनों के किसी भी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो ये डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए वन पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले दावेदार के बारे में पढ़ा था, जो वन के आसपास रहते हैं, वो वन से ही अपने जीवन में जो कार्य हो रहे होते हैं, उनमें जो चीजें उनको चाहिए होती हैं, उनको लेते हैं वो। अब ये लोग तो इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए लेते हैं, उद्योगपति, इनको कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए उन पे डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं करते हैं। तो इसलिए उद्योगपति डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट नहीं है जिस प्रकार से वो पहले दावेदार डिपेंडेंट थे। और वन्य जीव एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था यानी प्रिस्टाइन फॉर्म में करना चाहते हैं, ये भी एक दावेदार है, स्टेक होल्डर है। कई लोग हैं जिनको वन से प्यार होता है, वे चाहते हैं कि वन एकदम अच्छी कंडीशन में रहे, सुरक्षित रहे, तो वे भी चाहते हैं कि वो भी एक दावेदार है और वे भी चाहते हैं कि वन एकदम अच्छे से रहे, सुरक्षित रहे। अब स्थानीय लोग वन के हित धारकों के रूप में, अब जो स्थानीय लोग होते हैं उनको फ्यूल यानी ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी, छोटी लकड़ियां एवं छाजन यानी फूस की काफी मात्रा में जरूरत होती है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्र करने एवं भंडारण के लिए होता है। बांस का उपयोग झोपड़ी बनाने, भोजन एकत्र करने एवं भंडारण के लिए होता है। खेती के औजार, मछली पकड़ने एवं शिकार के औजार ज्यादातर लकड़ी के बने होते हैं। इसके अलावा वन मछली पकड़ने एवं शिकार का स्थल भी होता है। तो व्यक्ति फल, मेवा यानी नट्स तथा औषधि एकत्र करने के साथ साथ अपने पशुओं को भी वन में चराते हैं अथवा उनका चारा वनों से एकत्रित करते हैं। तो आप देखिए कि किस किस अलग अलग प्रकार के इनके यूजेस होते हैं जो कि स्थानीय लोगों के लिए जरूरी होते हैं। एक तो पहला आप देख रहे हैं, फ्यूल के रूप में ईंधन के लिए चाहिए होता है, इनको बांस चाहिए होता है अपने घर बनाने के लिए। तीसरा, उनको चाहिए होता है मछली पकड़ने और इन सब शिकार
का स्थल भी होता है। और चौथा ये होता है कि फल, नट्स वगैरह, जो औषधि, मेडिसिन वगैरह, ये भी उनको वहीं से मिलता है। इसके अलावा उनके जो पशु होते हैं, उनके एनिमल्स, पेट्स होते हैं जिनको वो चराते हैं, तो वो वहीं वन में ही चराते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इनके यूजेस होते हैं। स्थानीय लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है वन। अब वन विभाग जो है, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं? तो स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वन का नियंत्रण तो अपने हाथ में ले लिया, परंतु इसके प्रबंधन में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की अनदेखी होती रही। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, उनको जो वन की नॉलेज है, जो ज्ञान है कि वन में किस प्रकार से मेडिसिन बना सकते हैं, औषधि बना सकते हैं, और उनको जो आवश्यकता होती है इन सब चीजों की, उन आवश्यकताओं और ज्ञान को अनदेखा किया गया स्वतंत्रता के बाद भी। यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, तो ब्रिटिश तो जो थे वो तो वैसे भी ख्याल नहीं रखते थे स्थानीय लोगों की जरूरतों का, लेकिन उसके बाद भी इनकी इन जरूरतों का उनको अनदेखा किया गया। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र एक ही प्रकार के वृक्षों जैसे पाइन, चीड़, टीक अथवा यूकेलिप्टिक्स के वनों में परिवर्तित हो गए। यानी क्या किया इन्होंने, खासकर ब्रिटिश ने क्या किया, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बायोडाइवर्सिटी थी और जो हमारे वन में इतने सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे थे, उनको काट काट के इन्होंने पाइन, टीक, यूकेलिप्टिक्स लगा दिए दूसरी जगहों से ला लाकर, और इसलिए ताकि वो दिखने में उनको अच्छे लगते थे और उनको घर की याद दिलाते थे ब्रिटिश लोगों को। तो उन्होंने ये सारे लगा दिए। अब ये सारे लगाने के अलावा इनका ये भी पर्पस था, इनका ये भी कारण था कि उससे उनको ज्यादा आर्थिक विकास उनका हो रहा था। इनको आप यूज कर सकते हो, इनसे आप जो चीजें ले सकते हो वो ज्यादा लाभदायक उनको लग रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये जो स्थानीय पेड़ पौधे हैं, इनकी क्या जरूरत है, ये पाइन, टीक, इनको ही लगा देते हैं, ये दिखने में भी सुंदर है और इनसे हमको ज्यादा आर्थिक रूप से फायदा मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने इसको लगा दिया और जो लोकल बायोडाइवर्सिटी थी वो खत्म हो गई। जो लोकल वन में इतनी अलग अलग प्रकार की पेड़ पौधे थे, उनका विनाश हो गया बहुत सारी ऐसी जगहों पे भारत में। तो वृक्षों को उगाने के लिए सबसे पहले सारे क्षेत्र से सभी अन्य सभी पौधों को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पर नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताएं जैसे पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं मेवा यानी नट इत्यादि की आपूर्ति यानी सप्लाई भी नहीं हो सकी। जो स्थानीय लोगों की नीड्स थी, रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी आवश्यकता थी, उनको एकदम अनदेखा किया गया और वो सब भी खत्म। मतलब उनको कुछ नहीं मिल पाया जो उनको चाहिए था अपने जीवन को चलाने के लिए। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए भी राजस्व का मुख्य स्रोत बन गए। यानी कि जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उनको ये बहुत फायदेमंद रहा, क्योंकि वो उनको क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो उन्हीं को हो रहा है ना जो वहां आसपास रहते थे, जो उनका काम वन से ही हो पाता था। अब उनका सारा तो बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो गई और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योग थे, उनको फायदा मिल गया। और इसके साथ साथ जो वन विभाग है उनको भी फायदा मिला, क्योंकि उन्हें तो पैसे मिल ही रहे हैं। तो इस कारण से उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मानते हैं। और क्योंकि स्थानीय निवासियों की तुलना में इन व्यक्तियों की पहुंच सरकार में काफी ऊपर तक होती है, अतः उन्हें उस क्षेत्र के संपोषित विकास में कोई रुचि नहीं होती। तो उसके ओवरऑल डेवलपमेंट में, होलिस्टिक डेवलपमेंट में तो इनको कोई रुचि नहीं होती है उद्योगों को। और जो स्थानीय लोग होते हैं उनको जेन्युइनली, उनको सच में चिंता होती है कि हम इतना यूज ना करें कि ये वन नष्ट ही हो जाए। लेकिन उद्योग को क्या फर्क पड़ता है, वन नष्ट हो गया तो वो दूसरे वन में पहुंच जाएंगे, उसको नष्ट करने पहुंच जाएंगे, वहां से ले लेंगे अपने जो भी उनको चाहिए आवश्यकता है, रॉ मटेरियल्स। तो उनको ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनके पास पैसे भी हैं। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनके पास तो कोई साधन है ही नहीं, अपने उनका लाइवलीहुड का कोई साधन नहीं है, वो कहीं और से नहीं पैसे, कोई ऐसे पैसे नहीं कमा रहे हैं, वो जो वन है वही उनका पूरा का पूरा जीवन है। तो उदाहरण के लिए किसी वन के टीक यानी सागौन से के सभी वृक्षों को काटने के बाद वे दूर के वनों से टीक प्राप्त कर लेंगे।
इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि वे इनका अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे वे एक आगे आने वाली पीढ़ियों को भी उपलब्ध हो सके। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनको तो सारा मिल गया ना, और उनने उनसे फायदा उठा लिया, इसी में उनका पूरा का पूरा रुचि है। अब प्रकृति एवं वन्य जीवी प्रेमी वन के हितधारकों के रूप में, तो प्रकृति एवं वन्य जीवी प्रेमी जो होते हैं वो वन पे निर्भर तो नहीं करते हैं, परंतु वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं जैसे कि शेर, चीता, हाथी एवं गेंडा से हुआ था। तब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है। स्थानीय कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नेचर से बहुत प्यार होता है, वो एनवायरनमेंट के बारे में बहुत चिंतित रहते हैं, तो वो वन पे निर्भर तो नहीं करते हैं डायरेक्टली, लेकिन वनों के प्रबंधन में उनकी बात को बहुत महत्व दिया जाता है। तो प्रकृति एवं वन्य जीवी प्रेमी वो भी एक स्टेक होल्डर है, हितधारक है। तो संरक्षण का प्रारंभ बड़े जंतुओं से हुआ जैसे कि शेर, चीता, हाथी एवं गेंडा। अब उन्होंने संपूर्ण जैव विविधता को पूर्ण रूप से संरक्षित रखने के महत्व को समझ लिया है। तो पहले जो बड़े बड़े क्या होता था, जो शेर वगैरह है, हाथी, ये कम होते जा रहे थे, इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। तो फिर इन्होंने समझा कि इनको बचाना आवश्यक है। फिर धीरे धीरे इन्होंने समझा कि सिर्फ शेर चीतों को नहीं, पूरे के पूरे वन को बचाना आवश्यक है। पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को पूर्ण रूप से प्रिजर्व करने की, संरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो स्थानीय निवासी परंपरा के अनुसार वनों के संरक्षण का प्रयास करते रहते हैं। तो स्थानीय निवासी जो होते हैं वो वनों का उपयोग तो करते ही हैं, पर उसकी रक्षा भी करते हैं, उसका संरक्षण भी करते हैं। और किस अकॉर्डिंग करते हैं वो, उनकी जो परंपराएं हैं उस अकॉर्डिंग वो उसको सुरक्षित रखते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देखिए, राजस्थान में जो बिश्नोई समुदाय है, बिश्नोई कम्युनिटी है, उसके लिए वन एवं वन प्राणी संरक्षण उनके धार्मिक अनुष्ठान का एक भाग बन गया है। यानी कि उनका जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कि जो भी वन में प्राणी है उनकी हमको सुरक्षा करनी है। और ये हमारे देवता हैं, ये हमारे भगवान है, वो उनको उस रूप में देखते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। तो ये उनकी एक परंपरा है। वे इस मूल उद्देश्य के साथ जी रहे हैं कि सभी जीवित चीजों को जीवित रहने और सभी संसाधनों को साझा करने का अधिकार है। तो उनका उद्देश्य है और यही उनके विचार है कि सभी को जीने का हक है और इसलिए हमें सभी का संरक्षण करना आवश्यक है। तो वो अपने आप को उसका प्रोटेक्टर मानते हैं। अब भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था करी। तो यानी अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार अब दिया जाता है। ये पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास खेजरावली गांव में खेजरी वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप का बलिदान कर दिया था। तो उनके सम्मान में और उनकी स्मृति में ये राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है जीव संरक्षण हेतु। अब वनों के नुकसान के बारे में चलिए हम जानते हैं। किसी भी प्रकार से वनों को हानि वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। यानी वनों में जो भी क्षति आती है, अब वनों को नुकसान के बारे में पढ़ते हैं। किसी भी प्रकार से वनों को होने वाली क्षति के लिए केवल स्थानीय निवासियों को ही उत्तरदायी ठहराना ठीक नहीं है। यानी जो लोग वहां रहते हैं उनको इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना कि तुम्हारी वजह से ये वन खराब हुआ है, ये गलत है। हम औद्योगिक आवश्यकताओं एवं विकास परियोजनाओं जैसे कि सड़क एवं बांध निर्माण से वनों के विनाश अथवा इससे होने वाली क्षति से आंख नहीं मूंद सकते। हम भी इसके लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सब हमारे ही लिए हो रहा है और
हमारा कोई हक नहीं है कि स्थानीय लोगों को कहें कि उनके कारण ये वन खराब हुए हैं, क्योंकि असलियत में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इन सब कारणों की वजह से ये वनों का नुकसान पहुंचा है। इन संरक्षित क्षेत्रों में पर्यटकों द्वारा अथवा उनकी सुविधा के लिए की गई व्यवस्था से होने वाली क्षति के बारे में भी विचार करना होगा। तो जो टूरिज्म इंडस्ट्री है और पर्यटक जो आते हैं किसी भी वन में, वो भी वहां पे कचरा फैलाते हैं, और उसके अलावा उनके लिए व्यवस्था जो की जाती है उसके लिए भी वनों में हानि पहुंचती है उसके कारण, और उसके बारे में भी हमारा विचार करना आवश्यक है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं वनों के नुकसान के लिए। अब वन संसाधन का प्रबंधन किस प्रकार से हो सकता है? वन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जो पर्यावरण एवं विकास दोनों के हित में हो। जब पर्यावरण अथवा वन संरक्षित किए जाएं, उसके सुनियोजित उपयोग का लाभ स्थानीय निवासियों को मिलना चाहिए। यानी कि जब भी पर्यावरण या फिर फॉरेस्ट को हम सेव कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, तो इस प्रकार से करना चाहिए कि वो जो उसका उपयोग हो, उसका लाभ जो स्थानीय निवासी है, जो वहां रह रहे हैं, उनको मिले। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आर्थिक विकास एवं पारिस्थितिक संरक्षण दोनों साथ साथ चल सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण यानी कि एनवायरमेंट का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये दोनों साथ साथ हो पाएंगे अगर स्थानीय निवासियों को भी उसका लाभ मिलेगा। पर्यावरण को पौधों और जंतुओं की सजावट संग्रह नहीं मानना चाहिए, और ये एक जटिल व्यवस्था है जिससे हमें उपयोग हेतु अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। हमें अपनी आर्थिक एवं सामाजिक विकास की आपूर्ति हेतु इन संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वन है ये बस इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और ये बहुत सारे रह रहे हैं, यही तो है वन। नहीं, हमने इतने सारे चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस प्रकार से एक दूसरे पे हम डिपेंडेंट हैं। पूरी की पूरी फूड चेन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। हम एक दूसरे पे इस प्रकार से डिपेंडेंट हैं, और जो ये वन है ये उसका हॉटस्पॉट है। यहाँ पे ये सारी की सारी फूड चेन, ये सारी जिसके बारे में हम इतनी अमेजिंग बातें पढ़ रहे थे, वो सारी यहाँ पे होती हैं। ये एक पूरा का पूरा जटिल व्यवस्था है। तो अगर हम इस वन से कुछ ना कुछ हमारी चीज ले भी रहे हैं, जैसे कि अगर हमको कोई वन में मेडिसिन की आवश्यकता है या हम कागज बनाने के लिए पेड़ को काट रहे हैं, हमें किसी भी चीज की आवश्यकता वन के अंदर जो भी पेड़ पौधे उनसे है अगर, तो हमें उसको इस मात्रा में करना चाहिए कि पूरा का पूरा वन नाश उसका ना हो जाए, और उसको इस तरह से करना चाहिए कि सावधानी पूर्वक हम उसका उपयोग करें, बिना सोचे समझे उसको खत्म नहीं कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से वन संसाधन का प्रबंधन किया जा सकता है। आपने चिपको आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, जिसे हग द ट्रीज मूवमेंट भी कहते हैं। तो चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का परिणाम है। तो क्या हो रहा था कि जो वहां के आसपास के लोग थे उनको वन से अलग रखा जा रहा था, उनको हटाया जा रहा था और वन को काटा जा रहा था। वहां जो भी वन में पेड़ पौधे थे उनको काटा जा रहा था, उसको खत्म करा जा रहा था। किस लिए? ताकि हमारा विकास हो सके, और उन लोगों के बारे में कोई नहीं सोच रहा था। तो चिपको आंदोलन तभी शुरू किया गया, और चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत से समुदायों में फैल गया, एवं जनसंचार यानी मीडिया ने भी इसमें योगदान दिया तथा सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वन किसके हैं, तथा वन संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार पर मजबूर कर दिया। यानी कि उनको फोर्स किया कि आप सोचिए वन आखिर किसके हैं और किससे आप वन ले रहे हो, और आप किसके लिए ये सब डेवलपमेंट कर रहे हो। जब जो वन में आसपास रहते हैं उनका तो डेवलपमेंट खत्म ही हो रहा है ना, उनका तो जीने का संसाधन ही खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से मजबूर किया सरकार को ये बातें सोचने के लिए और डिसीजन लेने के लिए वन में जो रह रहे हैं
उन लोगों के हित के डिसीजन लेने के लिए। अनुभव ने लोगों को सिखा दिया है कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। तो जो वाटर लेवल है और जो जल है, उसके अलावा जो मिट्टी की फर्टिलिटी है, सॉइल बहुत अच्छा रिच होता है, वो सब नष्ट हो जाते हैं अगर वन खत्म हो जाए तो। पानी, सॉइल, ये सब इसका नाश हो जाता है। और सॉइल, पानी, ये तो हमारे हर मतलब जीवन में हर चीज के लिए आवश्यक है। पीने के लिए तो है, पर खेती के लिए भी आवश्यक है। मिट्टी खेती के लिए आवश्यक है। अगर मिट्टी खराब हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो फिर ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और वन के विनाश के साथ ये भी विनाश हो जाएगा। स्थानीय लोगों की भागीदारी से वास्तव में वनों का कुशल प्रबंधन हो सकता है। इसलिए हमें स्थानीय लोगों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी बात को सुननी चाहिए, उनमें जो ज्ञान है उनको हमें जानना चाहिए और उन पे ध्यान देना चाहिए। उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और उनको भागीदार बनाना चाहिए। उसी से ही वन एकदम कुशल रहेंगे और हमारा जो वन का प्रबंधन होगा वो भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि वन प्रबंधों में लोगों की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण है। तो 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए वनों को पुनर्जीवित करने की अपनी योजना के असफल होने के कारणों का पता चला। स्थानीय समुदाय का सक्रिय भागीदारी से 1983 तक उन्हें जो लोकल वहां पे रह रहे थे लोग, उनने तो उनसे कुछ पूछा नहीं, उनकी भागीदारी तो हुई नहीं। इस वजह से उनने जो योजना बनाई थी वो असफल होगी। अगर स्थानीय समुदाय की भागीदारी नहीं होगी, अगर जो लोकल लोग रह रहे हैं उनसे पूछा ही नहीं जाएगा कि हम किस प्रकार से इस वन को सुरक्षित रख सकते हैं, तो फिर किस प्रकार से वन सुरक्षित रह पाएगा। आप कुछ भी आके थोड़ी थोप सकते हो। कोई भी योजना अगर आपको बनानी हो तो आपको उन लोगों के से तो जानकारी लेनी ही पड़ेगी ना, प्राप्त करनी पड़ेगी और उन्हें उस योजना का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा जो कि असल में उस वन के आसपास रहते हैं। तो स्थानीय समुदाय की सक्रिय भागीदारी से 1983 तक अराबाड़ी यानी कि जो साल फॉरेस्ट हैं अराबाड़ी के, यानी अराबाड़ी का साल वन सफल हो गया तथा पहले बेकार कहे जाने वाले वन का मूल्य 12.5 करोड़ आंका गया। तो पहले उस वन को बेकार कह दिया था अब इस वन से कुछ नहीं हो सकता, खराब हो गया है, ये नष्ट हो चुका है। लेकिन फिर 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने एक योजना निकाली, पर उसमें उन्होंने स्थानीय समुदाय की भागीदारी नहीं रखी। फिर उसके बाद 1983 में इन्होंने स्थानीय समुदाय को भी इंक्लूड करा, उनसे जाना कि किस प्रकार से हम वन को सच में वापस से ठीक कर सकते हैं, और उनकी भागीदारी जब हुई तो फिर उनका ये जो योजना थी वो सफल हो गई और जो आरबारी के जो साल फॉरेस्ट थे, साल के वन जो थे, वो वापस से जो इन्हें पहले बेकार कह दिया गया था, वापस से वो अच्छे हो गए और उनका जो मूल्य है वो 12.5 करोड़ का आंका गया। अब चलिए हम आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। उम्मीद है अभी तक तो जो भी हमने कहा होगा वो आपको सब समझ ही आया होगा। तो पहला प्रश्न ये है कि हमें वन एवं वन जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसका तो सरल सा उत्तर है जिसका आप ही आंसर दे सकते हैं। तो चलिए आप बताइए कि हमें वन एवं वन में जो जीव हैं उनका संरक्षण क्यों करना चाहिए, वो क्यों महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए या इस पृथ्वी के लिए। तो इसका आप उत्तर दीजिए। हमने ये अच्छे से डिस्कस किया है इस पूरे वीडियो में और पहले भी कर चुके हैं, तो अच्छे से इसका वीडियो को पॉज करके उत्तर दीजिए। अब दूसरा प्रश्न है कि संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। चलिए आप प्रिजर्वेशन के लिए कुछ ऐसे उपाय सोचिए वन संरक्षण के लिए जो कि सच में काम में लिए जा सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको खुद सोचना है क्रिएटिवली। आप खुद अपने नए उपाय सोचिए और सोचिए कि किस प्रकार से हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ये था दूसरा प्रश्न और इस तरह से हमने इस चैप्टर के इस भाग को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल के बारे में पढ़ेंगे, जल संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए उम्मीद है आपका अच्छा दिन होगा और अगली क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बाय।